यार देखो, अभी हमने जो प्रीवियस टॉपिक किया था वो था हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मतलब हम अल्टीमेटली किससे डील कर रहे थे? हम फोर्सेस के बारे में डील कर रहे थे। मतलब हमें कोई भी एक सिचुएशन गिवन थी, हम उस पे फोर्सेस मार्क कर रहे थे और फोर्सेस को सॉल्व करके उसकी एक्सीलरेशन वगैरह कैलकुलेट कर रहे थे। अब फोर्स है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें वैल्यू भी देखनी होती है, डायरेक्शन भी देखनी होती है और बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी होती है। अब चीजों को सॉल्व करने का हमारा एक थोड़ा सा इजी अप्रोच है वर्क एनर्जी पावर। इसमें हम वर्क एनर्जी इन सब चीजों से डील करेंगे। और ये इजी क्यों है? ये मेनली इजी इसलिए है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो क्या इसमें डायरेक्शन कंसीडर करनी होगी? नो सर। तो डायरेक्शन अगर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो उस केसेस में काफी चीजें हमारी सिंप्लीफाइड हो जाती है। तो हमें करना वही है, हमें चीजों को सॉल्व करना है, सिचुएशन गिवन होगी, लेकिन अब हमें थोड़ा सा स्केलर अप्रोच लगानी है। तो आज का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, दैट इज कंप्लीटली वर्क। आज हम पूरा डील करेंगे वर्क के साथ, फिर बाद में एनर्जी और फिर बाद में पावर। तो सबसे पहले तो भैया आप यही बता दो कि आपको क्या लगता है व्हाट इज वर्क? वर्क डन की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? कोई नहीं बोला? क्या किसी को नहीं पता व्हाट इज वर्क? Force into display. करेक्ट। अगर यार मैं वर्क डन की तुम्हें डेफिनेशन पूछूं तो डे टू डे लाइफ में हम वर्क को अलग चीज से रिलेट करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, कहीं पे भी अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए वर्क होता है। लेकिन फिजिक्स के में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स के टर्म में वर्क डन का मतलब होता है कि इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट। याद रखना, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होगी वो यही होगी कि इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा वेक्टर्स आपको आना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट, अगर आपको याद हो कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। मतलब वेक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के? सर, एक क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट वाला। Dot product. बहुत बढ़िया। एक होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हमने एक दूसरा नाम भी से भी कह सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं और मेरे को जो फाइनल रिजल्ट है वो भी एक वेक्टर ही मिले, तो वो हमारा कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा। मतलब इसमें हम साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं। वेरस हमारे पास दूसरा होता है भैया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। तो हमारा जो वर्क डन है वो मतलब एक डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आए उसकी भी सिर्फ वैल्यू आए, उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह ना हो। सो दैट इज ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। मतलब अल्टीमेटली जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं तो मेरे को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहिए? साइन थीटा या कॉस थीटा? Cos. सर, कॉस थीटा। ये क्रॉस वाला। रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में फाइनल आंसर भी हमारा वेक्टर ही आएगा। डॉट प्रोडक्ट में फाइनल आंसर सिर्फ स्केलर आएगा, सिर्फ वैल्यू आएगी। ऊपर मैंने आपको लिख ही दिया कि वर्क डन एक स्केलर प्रोडक्ट है। चैप्टर की स्टार्टिंग ही मैंने इससे करी है कि भैया हमारा वर्क एनर्जी वाला मेथड ज्यादा अच्छा क्यों है चीजों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं तो मेरे को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहिए? साइन लेना चाहिए या कॉस लेना चाहिए? तो जब भी Cos. मैं स्केलर की बात करूंगा तो स्केलर के लिए हमेशा कॉस वाला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा। तो इसी से मेरे को वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया कि वर्क डन इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब अगर मैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना चाहूं तो इट इज कॉल्ड एज, इट कैन बी रिटन एज एफ एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। No, हाँ। sir. अब इसी जो फॉर्मूला आया है, अब इसी को थोड़ा सा डेफिनेशन में या स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने को सोचो। भाई अगर कोई मेरे से पूछे वर्क डन क्या होता है, तो एक स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरी डेफिनेशन फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं और वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो जाए, तो फोर्स लगाया एफ हो गया, वो डिस्प्लेस हो जाए एस हो गया। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए?
वो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, रिपीट करता हूं। भाई मैंने कहा एफ एस कॉस थीटा। एफ का मतलब मेरे को कोई ना कोई फोर्स लगाना है। एस का मतलब ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाना चाहिए। कॉस थीटा का मतलब क्या है? कॉस थीटा का मतलब है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए? अप्लाइड वो फोर्स। फोर्स के, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मतलब मेरे को पता चल गया कि यार वर्क डन कब कब आएगा। वर्क डन के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है? कि एक तो हम किसी पे फोर्स लगाएं, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट मूव होना चाहिए, तो ही हम वर्क डन कहेंगे, अदरवाइज हम वर्क डन नहीं कहेंगे। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल दूं। मैं आपको बैठे बैठे पढ़ा रहा हूं, तो भले ही मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लेकिन क्या मैंने कोई वर्क डन किया फिजिक्स के हिसाब से? नो सर। वर्क डन नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो फिजिक्स के हिसाब से मैं कुछ काम नहीं कर रहा। सिमिलरली एक और थर्ड क्लास एग्जांपल ले लो भैया। मतलब ये सोच लो कि भाई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए बहुत पापड़ बेले, मैं बहुत उसके पीछे भागा, लेकिन फिर भी वो कोई वर्क डन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें कोई फोर्स और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डन डन डन। यस Yes, सर। sir. चलो तो यहाँ तक नोट डाउन करो, नोट डाउन हो जाए फिर आगे बात करते हैं। Done, sir. डन सर। Done, sir. ओके सॉरी यार, गॉट एन इंपॉर्टेंट कॉल। चलो तो यार अब देखो, मैं इसी फॉर्मूले को दो तरीके से और रिप्रेजेंट करता हूं। भाई हमने एक फॉर्मूला तो लिख लिया एफ एस कॉस थीटा। अब एस कॉस थीटा का मतलब क्या है? हमने पूरे लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, हम वेक्टर क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर हम वेक्टर Yes, क्वांटिटी sir. को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कंपोनेंट आएगा हमेशा कॉस थीटा वाला टर्म, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा आएगा? साइन थीटा वाला टर्म। तो मैं इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं? इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं कि हमारा ये एफ एस कॉस थीटा का मतलब है फोर्स अप्लाइड इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चेक करो क्या ये स्टेटमेंट भी क्लियर है? Sir, repeat. कर दो. रिपीट, अभी कुछ समझ में नहीं आया तो एक और चीज आपसे करता हूं, पहले लिख देता हूं, फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूं, तभी आपको क्लियर होगा डायग्राम के थ्रू। देखो भाई मैंने कहा कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, और इस ऑब्जेक्ट को मैं कुछ ना कुछ फोर्स देके मूव करा रहा हूं। मैंने क्या कहते हैं, फोर्स लगाया एफ किसी एक एंगल पे, और जो ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, वो मूव हुआ है इस टेबल के ऊपर, मतलब वो सीधा सीधा मूव हुआ है, वो यहां की तरफ मूव हुआ है। चेक करो पहले यहां तक की सिचुएशन क्लियर है? Yes, sir. डन। यस बस सर। बार रिपीट कर रहा हूँ, चेक करना। मैंने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट था जो टेबल के ऊपर रखा हुआ था, मैंने उस पर फोर्स लगाया किसी एक एंगल पे, और ये ऑब्जेक्ट सीधा मूव हुआ है। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? एस। भाई वर्क डन की स्टेटमेंट के हिसाब से मेरे को ये देखना है कि मैंने कितना फोर्स लगाया, और मेरे को यह देखना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन किसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ? फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मुझे बताओ यार, फोर्स तो लग रहा है ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर। तो क्या ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं या किसी एक एंगल पे हो रहे हैं? एंगल पे। Angle. एंगल पे हो रहे हैं। एंगल तो पे। मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट्स में तोड़ देता हूं। मैंने डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट्स में तोड़ा, तो ऊपर वाले के साथ एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एस कॉस थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा हमारे पास एस साइन थीटा। तो मेरे को बताओ, मेरे को कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, एस कॉस थीटा या एस साइन थीटा? एस एस कोस्टा। कॉस थीटा, क्योंकि मेरे को वो कंपोनेंट लेना है जो फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा हो। तो मैंने देखा फोर्स की डायरेक्शन में एस कॉस थीटा लग रहा है,
तो इधर मैंने वही चीज लिखी कि एस कॉस थीटा का मतलब क्या है। एस कॉस थीटा का मतलब है फोर्स अप्लाइड, और एस कॉस थीटा का मतलब है कि हमने कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिया है। किसकी डायरेक्शन में लिया है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स में लिया Force. है। क्या अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गई? Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली Yes. मेरे को बताओ एफ कॉस थीटा इंटू एस का मतलब क्या होगा? तो एफ कॉस थीटा इंटू एस का मतलब होगा कि अब की बार मैंने किसको स्प्लिट किया है? Force. Force. अरे फोर्स को तो स्प्लिट ही कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट। Displacement. वेरी गुड। अब की बार मैंने फोर्स को स्प्लिट किया है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। जैसे सेकंड इक्वेशन का एग्जांपल समझो। सेकंड इक्वेशन के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं कि भैया ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये मैंने कुछ फोर्स लगाया किसी एक एंगल पे और ऑब्जेक्ट ने यहां मूव किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये इसका मूवमेंट है। तो यार अब की बार मैं क्या करूंगा, अब की बार मैं फोर्स को स्प्लिट करूंगा। तो मैंने फोर्स को स्प्लिट किया, तो ये वाला आया एफ कॉस थीटा और ऊपर वाला आया एफ साइन थीटा। अब की बार मैं एफ साइन थीटा नहीं लूंगा, मैं लूंगा एफ कॉस थीटा, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम चाहे तो फोर्स को स्प्लिट कर सकते हैं, हमारी मर्जी। अगर मैं फोर्स को स्प्लिट कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, और अगर मैं चाहूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट को स्प्लिट कर सकता हूं, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को स्प्लिट कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? एफ इंटू एस कॉस थीटा। क्या दोनों फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. Done. लेकिन अब एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जो भी हमने ये वर्क निकाला है, इसमें हमने जो फोर्स लिया है, याद रखना ये एक कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए। ये फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं, तो मेरा जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार मैंने ज्यादा पुश दिया, एक बार हल्का पुश दिया, तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब जो मैं फोर्स दूं वो कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए। क्या ये चीज भी कंडीशन क्लियर है? Yes, sir. डन। तो अब यहां तक पूरा नोट डाउन कर लो, नोट डाउन हो जाए तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, हमारा जो वर्क है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? हमारा वर्क कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो यार इसी के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास तीन टाइप के वर्क डन होते हैं। कौन से तीन टाइप के वर्क डन होते हैं? सबसे पहला एक होता है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है कि हमारा, मेरे को बताओ कौन कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है? क्या आपको कुछ याद है? ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह? नहीं? चलो यार याद रखना, जब भी एंगल की वैल्यू लेस देन 90 होगी तो हमारे जो cos थीटा की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, जब भी एंगल 90 से छोटा होगा। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो जब भी मेरी cos की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्क डन भी कैसा आएगा मेरे पास? वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। Positive. जैसे ऊपर वाला ही Zero. एग्जांपल्स ले लो। ऊपर वाले एग्जांपल में जो मैंने एंगल बनाया है, क्या वो 90 से बड़ा है, 90 के बराबर है, या 90 से छोटा है? Sir, छोटा है. बिल्कुल। छोटा है। ऊपर वाले केसेस में मैंने जो भी डायग्राम ड्रॉ किए हैं उनमें जो एंगल लिया है वो 90 से छोटे लिए हैं। तो इन दोनों एग्जांपल के केस में मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। बिल्कुल। सिमिलरली हमारे पास दूसरा वर्क डन होता है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब आएगा? जब मेरे कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? याद रखो, जब भी हमारा एंगल 90 से बड़ा होता है, जैसे 120 डिग्री, 150 डिग्री, 270, कुछ भी, तो इस केस में कॉस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। तो अगर कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वर्क डन कैसा होगा? हमेशा Negative. नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं तो ही आपको क्लियर होगा। भाई मैं कह रहा हूं कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और मैं इसको मूव करा रहा हूं राइट हैंड साइड। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड मूव करा रहा हूं तो मेरे को बताओ इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड। Left hand लेफ्ट side. हैंड साइड। तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल आ रहा है ये? 180. तो 180 90 से बड़ा हो गया। 180 90 से बड़ा हो गया, तो अगर मैं इधर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करूं तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव आएगा। Negative. बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मैं अपने तीसरे वर्क डन की बात करूं तो तीसरा वर्क डन होता है हमारे पास जीरो Zero. वर्क डन। अब भैया कॉस की वैल्यू जीरो कौन से एंगल पे होती है?
कॉस की वैल्यू हमारे 90 डिग्री के एंगल पे होती है। वेरी गुड। जब भी हमारा एंगल 90 डिग्री होगा, कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो 0 आएगा। याद रखना, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब ये एक कंडीशन है सिर्फ। ये भी तो हो सकता है कि मैंने, जैसे अब मेरे पीछे एक वॉल है, मैं इसको पुश करूं, ये वॉल तो मूव नहीं हुई, तो मतलब मैंने फोर्स लगाया, एंगल भी 90 नहीं है, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। 0 और थर्ड क्या हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट मैंने अपने हाथ पे रखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, या ये कह लो कि नॉर्मल फोर्स और वेट दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो गए, तो अगर फोर्स भी 0 आ रहा है तो वर्क डन भी कितना आएगा, 0 आएगा। 0 अब हमें इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? सबसे पहला एग्जाम्पल, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। आपको मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, तो आपको वो याद आना चाहिए कि यार जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो जो उसका फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ही क्या है कि वो हमेशा किधर लगना चाहिए, सेंटर की तरफ लगना चाहिए। वेरएस अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंटल होता है, टेंजेंट वाली डायरेक्शन में लगता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, 90। 90 डिग्री। तो इसलिए इसकी वजह से हमेशा वर्क डन 0 आएगा, हमेशा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, नोट करना है, मैं अभी आपको समझा रहा हूं, पूरा नोट डाउन करने का पूरा टाइम दूंगा, तो टेंशन मत लेना। याद रखना, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, मैंने लॉज ऑफ मोशन में बताया था आपको, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स भी कितना होता है, 0 जो होता है। तो इसमें, हाँ, तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, इसमें क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछेगा वो, कि भैया ये मैंने एक पेंडुलम लिया और इस पेंडुलम को मैं ऑसिलेट करा रहा हूं, इस पेंडुलम को मैं थोड़ा सा ऑसिलेट करा रहा हूं, टी टी टू एंड फ्रो मोशन करा रहा हूं। तो अगर आप देखो, टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर और डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा टेंजेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहां लगेगा। भाई सीधी सीधी बात है, पेंडुलम का ऑसिलेशन भी तो सर्कुलर मोशन का ही पार्ट होता है, बस ये पूरा सर्कल नहीं बना रहा, ये सर्कल का एक आर्क बना रही है बस। तो अभी भी टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल आएगा, 90 तो अगर एंगल 90, तो अभी भी वर्क डन 90 कितना, डिग्री। 0। 0 लेकिन कुछ बच्चे हैं ना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे को बताओ, पेंडुलम के केस में मैंने अभी कौन सा फोर्स के लिए डिस्कस किया है, मैंने अभी सेंट्रीपेटल टेंशन फोर्स के लिए डिस्कस किया है। तो याद रखना, पेंडुलम के केस में सिर्फ टेंशन फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे मेजॉरिटी टाइम्स पूछेगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वर्क डन बाय वेट, तो इस केस में 0 मत बोल देना, इस केस में वो नॉन 0 होगा। टेंशन फोर्स के लिए 0 होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वो 0 नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं अरे पेंडुलम है, 0 मार्क करके निकल लेते हैं, भैया ये गलती मत कर देना। डन डन डन। यस Yes. तो चलो, तो भैया यहाँ से नोट डाउन करना चालू करो और मेरे को बताओ क्या क्या चीजें क्लियर है, क्या क्या चीजें क्लियर नहीं है। डन सर डन। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे पहले तो मेरे को इतना बता दो कि क्या सबको डॉट प्रोडक्ट करना आता है, या पहले वो सिखाऊं, सर सिखा दो। सिखा दूं, बस ठीक है। सर एक आध एग्जांपल बता दो उसकी ना। हाँ डन। क्योंकि वही है, अगर स्केलर प्रोडक्ट नहीं आता हो तो वर्क डन ही नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, इसलिए मैंने वो चीज पहले ही पूछ ली, किसी एक को भी डाउट होगा तो जरूर पढ़ाएंगे। डन सर डन। चलो, तो भैया इसको भी नोट डाउन करते रहना आराम से। अब पहले थोड़ा सा आपको स्केलर प्रोडक्ट समझा देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब मैंने आपको क्या बोला, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि हमारे पास डायरेक्शन नहीं आनी चाहिए, हमारे पास सिर्फ क्या आना चाहिए,
मैग्नीट्यूड आना चाहिए। और आपको इतना भी पता है कि स्केलर प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं कॉस थीटा, तो आप सिर्फ अभी दो एंगल्स की बात करो। कॉस 0 डिग्री कितना, 1, 1 और कॉस 90 डिग्री कितना, 0 0। तो मेरे को बताओ, हम आई कैप एक डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, कौन सी डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम आई कैप? X axis. वेरी गुड, एक्स एक्सिस के लिए। जे कैप कौन सी डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं? y axis वाई एक्सिस, भाई बहुत ही बढ़िया। और के कैप कौन सी एक्सिस के लिए यूज करते हैं? z axis भाई एक तो काफी बच्चे हैं ना मेरे से बहुत बाद में बोलते हैं, सर ये क्या बनाया है? भैया ये मेरा जेड है, इतना तो पता ही चल गया होगा अब तक। Yes, sir. डन। तो यार अब देखो, सपोज मैं आपको बस एक जनरल लिख के दे रहा हूं। सपोज मैंने कहा कि मेरे पास ए वेक्टर है, कुछ भी रैंडम वैल्यू ले रहा हूं मैं, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और मैंने कहा कि मेरे पास कोई बी वेक्टर है, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। क्वेश्चन ने बोला भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दो, डॉट प्रोडक्ट करके दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई का रूल पता होगा जो मैथमेटिक्स वाला होता है, कि मैं इधर ब्रैकेट लगा दूंगा, इधर ब्रैकेट लगा दूंगा। तो मेरा जो ये 1 आई कैप है, ये किस किस से मल्टीप्लाई करूंगा? 4 I cap. 5. 4 से, 5 5 से और 6 से। 6 से अब एक चीज ध्यान दो, अब जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मतलब मैंने मल्टीप्लाई किया आई को आई के साथ। आई को आई के साथ मतलब मैंने एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई किया एक्स एक्सिस के साथ। तो मेरे को बताओ कितना एंगल आया? 0. जीरो। 0. तो जीरो को कन्वर्ट करके किस में लिखूंगा मैं? 1. ये चीज क्लियर है? Yes. yes अब जब मैंने 1 आई कैप को मल्टीप्लाई किया 5 जे कैप से, मतलब मैंने एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई किया, आई को एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई किया जे से, वाई एक्सिस से। तो भैया इन दोनों के बीच में कितना एंगल? 90 degree कॉस 90 कितना? 0 तो क्या मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा? No. नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 अब मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से मतलब एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई किया जेड एक्सिस से। तो भैया इन दोनों के बीच में कितना एंगल? रिपीट भाई, मैंने एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई 90 90, तो cos 90 0। तो क्या मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा? नो सर तो डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, जब भी हम कॉस डॉट प्रोडक्ट करें ना, सीधा सीधा आप आई को आई के साथ ही करो बस, जे को जे के साथ ही करो बस, के को के साथ ही करो बस, बस इतना मल्टीप्लाई करना है। तो एक को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4। 4. ठीक है, डायरेक्शन नहीं लिखोगे अब क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, बीच में लगा दो प्लस। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 10। ऐसा करो यहाँ पे ले लो माइनस। अब बताओ 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? -10. -10। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 80. तो भैया बस इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ गया। 18 और 4 22, 22 - 10, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। यस सर क्या सबको डॉट प्रोडक्ट करना समझ में आ गया? Yes, sir. बढ़िया। नेक्स्ट चीज, अभी थोड़ा सा वेक्टर ही समझा लेता हूं आपको। नेक्स्ट चीज, यार हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब क्वेश्चन आपसे निकालने के लिए बोलेगा सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या ये चीज समझ में आई? Yes, यस सर तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन समझाता हूं, तभी आपको क्लियर होगा। पहले इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराता हूं। एग्जांपल, भैया सपोज मेरे को फोर्स गिवन है, मैं ऐसी कुछ भी रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, फिर भी अभी मैं कुछ क्वेश्चन नहीं दे रहा। भैया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और -4 के कैप। क्वेश्चन ने बोला कि भैया मैंने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, मैंने इसको मूव कराया। R1 क्या है? इनिशियल पोजीशन। मैंने इसको मूव कराया कितनी पोजीशन से? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से लेकर मैंने इसको मूव करा दिया है 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस, या कुछ भी ले लो, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 6 के कैप। मैंने इसको यहां मूव करा दिया। क्वेश्चन कह रहा है भैया कैलकुलेट करो वर्क डन। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले काम क्या होगा, हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इधर फाइनल पोजीशन क्या है?
R2 R2। तो इधर मैं लिखूंगा R2 माइनस R1। अब याद रखना, आप हमेशा x को x के साथ ही माइनस कर सकते हो, j को j के साथ, k को k के साथ। तो आप माइनस करोगे बेसिकली इस तरीके से, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो 3 और यहाँ पे i के साथ है वैल्यू 1, 3 माइनस 1 किया तो कितना आया? 2 2i कैप। सिमिलरली अब आपने क्या किया, -2 और -1। -3 -3 वेरी गुड। +6 और -1। +5K +5 बहुत ही बढ़िया। आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना नहीं चाहता। सर वह के प्लस में नहीं है वहां पे जो सेकंड R1 है? 7 हाँ प्लस में है, लेकिन बीच में माइनस साइन है ना, तो ये माइनस में बन जाएगा। तो +6 और -1 है ना। यस सर। डन। तो अब भैया वर्क डन मेरे को पता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको अभी करना सिखाया। आई को सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो बताओ कितना आया? 4 4। डायरेक्शन मत लिख देना, गलत हो जाएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, बताओ कितना आया? 9 -9। तो 3 को -9 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया -9। लास्ट -4 को -20 -20। 20 भाई बहुत बढ़िया। तो मेरे को बताओ फाइनल आंसर कितना लिख दूं? 9 और 20 ऐड हो गए 29। 29 में से 4 हटाया25 -25। अब क्या आपको ये पता है कि वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? सर जूल जूल्स। जूल जूल्स। जूल तो याद रखो हमारे पास आंसर आ गया -25 जूल्स। क्या मैंने एक एग्जांपल से पूरा आपको समझाने के लिए जो कोशिश करी, क्या मैं सफल हूं उस चीज, मतलब समझ में आ गया आपको? यस सर चलो Yes, डन। तो अगर ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग खुद सॉल्व करोगे। sir. पहले इसको कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बारी। Done, sir. डन। चलो तुम बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ना एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस लगा दिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक फोर्स लगा रहे थे, ये एक ही फोर्स था, बस डायरेक्शन अलग अलग थी, 2i कैप 3j और ये सब। अब मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्सेस लगा दिए। तो देखो जरा कौन कौन से फोर्सेस लगाए हैं। 2i कैप -3j कैप +2k कैप। मैंने एक दूसरा फोर्स लगाया F2 i कैप +j कैप -2k कैप। मैंने तीसरा फोर्स लगाया 3i कैप +j कैप -2k कैप। मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव कराया R1 से लेकर, R1 मतलब इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन गिवन है 1, -1, 2 से लेकर R2। R2 है मेरा -1, -1, 3 से लेकर ये क्या है हमारे पास 0। चलो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय नेट फोर्स। पहले बस इतना बता दो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. डन। अब मैं आपको इसमें जो जो आपको जरूरत होगी वो चीज बता देता हूं। सबसे पहला काम क्या करो, आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इधर मैं क्या लिखूं, R2 माइनस I1 या क्या लिखूं मैं? R3 minus I1. R3 minus R1. वेरी गुड। याद रखो इसमें मेरा R2 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि R2 तो मेरी एक कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट पोजीशन है, बीच वाली पोजीशन है। मुझे उससे क्या लेना देना कि तुमने बीच में कहां स्टॉप लिया या कहां नहीं लिया। मेरे को बस इतना मतलब है कि आपने शुरू कहां किया, आपने खत्म कहां किया। शुरू किया आपने R1 से, खत्म कहां किस पे किया, R3 पे। तो बस मैं R3 और R1 को लूंगा, R2 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, इसमें आपको निकालना होगा नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब होता है कि आप सारे फोर्सेस को करोगे ऐड। तो 3 फोर्सेस हैं तो आप तीनों फोर्सेस को ऐड करोगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, हम आई को आई के साथ ही डील करेंगे, जे को जे के साथ ही, के को के K के के साथ साथ. ही। तो आप क्या करो, मेरे को डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताओ, मेरे को एफ नेट की इक्वेशन बताओ, और फिर मेरे को फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। ये 3 चीजें कैलकुलेट करो। चलो
आप सब मेरे को मैसेज में क्या लिख के भेजोगे? वर्क डन का फाइनल आंसर लिख के भेजोगे, क्योंकि एस और एफ की इक्वेशन लिखने भेज गए तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आप बस मेरे को वर्क डन फाइनल चेक करके बताना कितना आ रहा है, हम फिर आंसर को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। और यार अगेन आई एम रिपीटिंग एक चीज, कुछ बच्चे या तो यार मतलब सारे बच्चे या तो अपने नाम से लॉगिन किया करो, या तो अपने जो रोल नंबर वगैरह जो अलॉट हुआ है उससे किया करो। नोकिया 2.2 या ओप्पो या A23 Pro, इससे मत लॉगिन करो, अपना सही नाम डालो। या तो रोल नंबर या तो नाम। तो भाई नोकिया 2.2 प्लीज चेंज योर नेम, एंड आईटेल A23 Pro आप भी अपना नाम चेंज करें। भाई लास्ट 1 मिनट। So work is in term of IJK ही आएगा। नहीं नहीं, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वो आई जे के में नहीं आ सकता। देखो जैसे इधर क्या मैंने आंसर अपना आई जे के टर्म्स में लिखा है? नहीं, -25 लिखा है। तो चलो अब हम करते हैं साथ के साथ कैलकुलेट। सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, मैंने R3 - R1 किया। चलो गुड, काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं, लेकिन सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। चलो लेट्स सी। भैया R3 है हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, माइनस R1 है हमारे पास 1i कैप माइनस 1j कैप और प्लस 2k कैप। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2 - 1, मतलब 1i कैप, 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3j कैप, 0 एंड -2 - 2k कैप। क्या सबके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यही आ रही है? Yes sir। Yes, sir. फिर बच्चों ने गलती कहाँ करी है? सबके आंसर्स अलग हैं। अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं दिखा जिसके आंसर्स एक का सेम हो। भाई ऐसा क्यों, बिल्कुल अलग अलग आंसर्स। फोर्स, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो 2 + 1 + 3 हमारे पास आ गया 6i कैप, -3 +1 + 1 मतलब -j कैप, 2 - 2 कट गया, हमारे पास बचा बस -2k कैप। अब मेरे को वर्क डन निकालना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। तो 6 के साथ 6, 1 × 6 6, 3 × -1 -3, -2 × -2 4। 4. तो 6 + 4 10, 10 - 3 7। तो भैया हमारे -3 7 7 जूल्स इज द फाइनल आंसर। तो अभी तक 7 जूल्स हमें एक ही बच्चे का आंसर मिला था, दैट वाज महक। गुड महक। सब लोग चेक कर लो कहां गलती करी थी, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो बता दो, मैं रिपीट करता हूं। सर रिपीट कर दो फिर से। ठीक है गौरव, गौरव कहां से रिपीट करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना या क्या चीज? सर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, चलो ठीक है। गौरव डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इधर फाइनल पोजीशन है हमारे पास R3, इनिशियल पोजीशन है हमारे पास R1। अब ये 2, 2, 0 का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू I में है, ये वैल्यू J में है, और ये वैल्यू K में है, मतलब XYZ इस तरीके से होता है। तो ये इधर +2 है तो मैं लिखूंगा 2i कैप, उसके बाद +2 है तो मतलब +2j कैप, लास्ट वाली वैल्यू 0 पॉजिटिव में है
तो प्लस 0 के कैप। गौरव चेक करके बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। फिर आ जाओ R1 पे, इधर है 1 तो ये होगा आई कैप, फिर है -1 तो ये होगा -1 जे कैप, और फिर है 2 तो +2 के कैप। सबसे पहले गौरव एक काम करो, आप ब्रैकेट ओपन कर दो, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 आई कैप +2 जे कैप +0 के कैप -1 आई कैप +1 आई कैप जे कैप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में हो गया, -2 के कैप। अब गौरव बस आई को आई के साथ करो, इस आई को इस आई के साथ, तो बताओ 2 - 1 कितना लिखूं? 1। सिमिलरली जे को जे के साथ, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 2 + 1 3। 3। और लास्ट 0 को -2 के साथ करा तो हमारे पास आ जाएगा -2 के कैप। तो भाई गौरव ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या नेट यस। फोर्स निकालना भी समझाऊं? हाँ सर, इसको समझा दो। ठीक है, डन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नेट फोर्स के लिए क्या करना है गौरव? F1 F2 F3 सबको ऐड करना है। तो मैंने अभी आपको बताया ऐड कैसे होगा, आई आई के साथ ही ऐड होगा, जे जे के साथ ही ऐड होगा, के के साथ ही ऐड होगा। तो आप इन तीनों को ऐड करो, 2 1 और 3, इन तीनों को ऐड करो तो बताओ कितना आया गौरव? 2 + 1 + 3। 6 आई सर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, -3 +1 और +1, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो +1 + 1 हो गया 2, 2 और -3 कितना हो गया? -1। और लास्ट 2 और -2 ये दोनों तो कट जाएंगे, तो हमारे पास बस क्या बचेगा? एक -2 ही बचेगा, तो ये -2 के कैप। गौरव अब तो क्लियर है? यस सर। अब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो गौरव। तो हमने 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 6, -1 को मल्टीप्लाई किया +3 के साथ तो आया -3, फिर -2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, -2 होता है +4, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7 जूल्स। जैसे ही कंप्लीट हो जाए भैया सबका बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन, चलो। यार मैंने अभी आपको क्या बोला, आप जो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो। तो हमने कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मतलब अब हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, हमारा फोर्स चेंज होते जा रहा है। तो अब हम उस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब याद रखो फोर्स हमारा दो तरीके से चेंज हो सकता है। पहला तरीका कि जो हमारा फोर्स हो वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे, पोजीशन पे डिपेंड करे। तो देखो इसका एक एग्जांपल, भाई सपोज मैंने कहा कि वर्क डन मतलब सॉरी जो फोर्स है F इज इक्वल्स टू, कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज F इज इक्वल्स टू 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप। तो मुझे बताओ कि इधर फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल है। कैसे पता जी वेरिएबल है? क्योंकि फोर्स की वैल्यू x और y पे डिपेंड कर रही है। अगर आप x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? सिर्फ 3y जे कैप आ रही है। अगर आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो तो आपकी फोर्स की वैल्यू आ रही है 2i कैप प्लस 3y जे कैप। अगर आप x की वैल्यू 2 लोगे तो फोर्स की वैल्यू अलग आएगी। मतलब जैसे जैसे मैं x या जैसे जैसे मैं y को चेंज करूं फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मतलब ये एक वेरिएबल फोर्स है, ये एक वेरिएबल फोर्स है। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल फोर्स होगा हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर्मूला देखो, हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू, हम फोर्स का एक्स कंपोनेंट लेंगे सिर्फ, इधर फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है? सिर्फ 2x। हम 2x। फोर्स का एक्स कंपोनेंट लेंगे सिर्फ और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। सिमिलरली प्लस हम फोर्स का सिर्फ y कंपोनेंट लेंगे और उसको dy के टर्म्स में इंटीग्रेट कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे एक लिमिट लगा देंगे कि हमारी x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक चेंज हो रही है, y की वैल्यू कहां से लेके कहां तक चेंज हो रही है। अब मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या लिख दिया क्या भूल गए। ऐसा करो
सबसे पहले ये पूरा फॉर्मूला लिख लो, आपको एक क्वेश्चन के एक एग्जांपल से ही समझाऊंगा। चलो पहले इसको कंप्लीट कर दो, क्वेश्चन से ही समझाऊंगा तो ही क्लियर होगा। डन सर। डन। Done, sir. चलो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। भाई एग्जाम्पल है कि मेरे को क्वेश्चन में एक फोर्स गिवन है। कितना फोर्स गिवन है? 6xi कैप प्लस 2yj कैप। तो मेरे को चेक करके बताओ कि सबसे पहले कि इट्स अ वेरिएबल फोर्स और अ कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि भैया हमने फोर्स को लगा के क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने मूव कराया R1 से लेके R2 तक। R1 की वैल्यू गिवन है 3i कैप प्लस 8j कैप और R2 की वैल्यू हमें गिवन है 5i कैप माइनस 4j कैप। पहले चेक कर लो यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. डन। Yes, sir. अब याद रखना कुछ बच्चे ना बहुत जल्दबाजी में होते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, उनको पता नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अलग ही जल्द वो होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फटाफट डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर देते हैं R2 माइनस R1 और वो लिख देते हैं भैया ये आ गया 2i कैप माइनस 12j कैप। तो बता दूं ये पूरा गलत है। आप डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 सिर्फ तब करोगे जब हमारे पास फोर्स कैसा होगा? जब कांस्टेंट। हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होगा। लेकिन इधर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आपके पास ले दे के एक ही फॉर्मूला बचता है। क्या फॉर्मूला बचता है कि F वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स लिमिट x1 से लेके x2 तक, एफ वाई इंटू डी वाई लिमिट y1 से लेके y2 तक। इधर सिर्फ x और y पे डिपेंड कर रहा है इसलिए मैंने दो टर्म लिए। सपोज अगर यहाँ पे k कैप वाला टर्म भी होता तो यहाँ पे एक और टर्म आ जाता, एफ जेड इंटू डी जेड और लिमिट होती z1 से लेके z2 तक। Z2 तक। चलो देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलो डन। देखो मेरे को बताओ एफ एक्स फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 6। वेरी गुड 6x। यहाँ पे लिखो इंटू डी एक्स। अब चेक करो x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? x की वैल्यू 3i कैप से लेके कहां तक चेंज हो रही है? 5 तो आप यहाँ पे लिखोगे कि x की वैल्यू 3 से लेके 5 तक चेंज हो रही है। चेक करो क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। सिमिलरली अब मेरे को बताओ फोर्स की y में क्या वैल्यू है? 2y। 2 है। यहाँ पे लिखूंगा dy। y में बताओ वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? 8 से -4। 8 से माइनस। चेक कर लो यहाँ तक पहले आपको लिखना समझ में आया या नहीं आया। यहाँ तक लिखना समझ में आ गया होगा तो फिर मैं आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा है काफी बच्चों को ये थोड़ा सा छोटा सा इंटीग्रेशन नहीं करना आता होगा। डन सर। हालांकि ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, जिसको आता होगा वो कर लो सॉल्व, जिसको नहीं आता वो इधर देखना, मैं उनको इंटीग्रेशन सिखा देता हूँ पहले। वैसे ईमानदारी से पहले खुद ही बता दो किस किस को नहीं आता ये छोटा सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना। ये XDX वाली पावर हाँ। रूल से करते हैं ना इसको। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, आपको आता है मतलब। सर मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं ध्रुव, तो अब वही सिखाना है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया ध्रुव? यस सर। चलो ध्रुव तो आ जाओ। ध्रुव हमारे इंटीग्रेशन के याद रखना फिलहाल के लिए सिर्फ दो ही रूल काम आएंगे। फिलहाल के लिए हमारे सिर्फ दो ही रूल काम आएंगे। सबसे पहला रूल, रूल 1, हमें अगर गिवन है x टू द पावर n इंटू डी एक्स तो मैं लिखूंगा इस चीज को x टू द पावर में एक प्लस कर दो 1 और जो पावर आ रही है वो ही चीज नीचे लिख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। सपोज मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करो, तो x में क्या करना है आपको? पावर में +1 करना है, तो कितना आ जाएगा ये? 3 और डिनोमिनेटर में वही लिखना है जो पावर में था 3। क्या ये रूल 1 समझ में आया? यस सर। बढ़िया। रूल 2, अगर मेरे को कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो आप सीधा सीधा लिखोगे कांस्टेंट इनटू जिसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, तो यहां पे आप लिख दोगे एक्स। जैसे इसको भी समझाते हैं। सपोज मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं 5 इंटू डी टी, तो 5 एक नंबर है सिर्फ, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे कांस्टेंट
और मैं किसके टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5t। क्या रूल 1 रूल 2 दोनों क्लियर है? Yes. Yes. Done. अब रूल 1 ही रूल 3 है बेसिकली, लेकिन मैं आपको रूल 3 समझा रहा हूं। बेसिकली रूल 1 और रूल 3 एक ही है यार। क्वेश्चन में गिवन है सपोज एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1 से लेके 2 तक, या 1 से लेके ऐसा कर लो 2 से लेके, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 2 से लेके कर लो आप इसको 3 तक। तो मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कितना लिखूं मैं? 2 + 1 तो फाइनल आंसर क्या लिखूं बताओ? 3 एक्स 3 बाय 3 3। लेकिन क्वेश्चन ने इसमें लिमिट दे रखी है कि मेरी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है। मेरी एक्स की वैल्यू 2 से लेके 3 तक हो रखी है। और हमारा क्वेश्चन, हमारा ये रूल कहता है कि हम हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। आपकी अपर लिमिट इस केस में है 3 और लोअर लिमिट कितनी है 2 तो आप इधर x की जगह पहले अपर लिमिट रखोगे, तो मेरे पास आएगा 3⁻³ फिर आप रखोगे माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है 2, 3 to power तो 2 2⁻³ क्या ये वाला भी समझ में आ गया? Yes. Yes. डन। तो ऐसा करते हैं, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं और मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन यहाँ था, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, लास्ट वाली स्लाइड पे चेक करना आपको समझ में आया या नहीं आया। हमारे पास वर्क डन आ गया था 6x इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई, और मेरे को यहाँ पे लिमिट गिवन थी कि ये है 8 से लेके -4 तक, और ये x वाली लिमिट क्या है मैंने भूल गया हूं। x वाली लिमिट है 3 से लेके 5 तक। तो भैया हम लिखेंगे इसको 6, x पे पावर कितनी है अभी 1 1, तो ये हो जाएगा 6x² 2। 2 और मेरे को लिमिट क्या रखनी है, लिमिट 3 रखनी है 3 से लेके 5 तक। 5 तक। फिर प्लस यहाँ पे y पे पावर 1 है, तो 2 इंटू y²/2, और मेरे को y की जगह वैल्यू क्या रखनी है 8 और -4। -4 तो पहले मैंने इसको कैंसिल किया, ये बचा 3, तो मैं यहाँ पे 3 को कॉमन ले लूंगा। x की जगह रखूंगा 5, तो हो जाएगा 5² माइनस x की जगह क्या रखूंगा 3, 3 तो 3² प्लस 2 2 कट गया, y की जगह वैल्यू क्या रखूं पहले 8 -4, हमेशा अपर लिमिट आनी चाहिए पहले, माइनस फिर 8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके बताओ कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो भैया 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस -4 का स्क्वायर होता है 16, 8 का स्क्वायर कितना। 64 तो भैया अब इतना कैलकुलेट करके बता दो, अब इससे ज्यादा तो नहीं करूंगा मैं। तो भैया 25 - 9 होता है 16, 16 इंटू 3 इज 48, माइनस 16 - 64 होता है -48। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 0 0 0 जूल्स। अब अच्छे से चेक करो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है या नहीं। मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बस वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं। सर सेम एक बार क्वेश्चन। हाँ रूल्स बोलो। वाली स्लाइड दिखा दो। बिल्कुल, ये लो रूल वाली स्लाइड। रूल 1, रूल 2, रूल 3। सर रूल 3 ये लो। थैंक यू सर। ओके चलो। तो भैया जिनका कंप्लीट हो चुका है अब वो ये क्वेश्चन खुद ट्राई करें।
चलो, कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो चलो भाई, साथ साथ कैलकुलेट करते हैं अब और चेक करते हैं। तो भाई वर्क डन लिखूंगा मैं इधर 3x इंटू डी एक्स, और वैल्यू x की कहां से कहां तक जा रही है? 1 to 5. 1 to 5। माइनस लिखना पड़ेगा बीच में, प्लस मत लिखना क्योंकि इधर माइनस था। माइनस 2y इंटू डी वाई, और मेरे y की वैल्यू जा रही है 1 से लेके -8 तक। -3. गुड। वेद बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया भाई। चेक करते हैं बाकी आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आंसर आया, यही अच्छी बात है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ साइड में। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² बाय 2, और मेरे को इधर लिमिट लगानी है 1 से लेके 5 तक, -2y² बाय 2, लिमिट्स लगानी है 1 से लेके -8 तक। ठीक है आंचल, आपका और वेद का आंसर अलग है, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 बाहर, 5² -1 का स्क्वायर, -2 कट गया, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा -8 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो 3/2, 5² होता है 25 -1, तो ये हो गया 24, -8² 64, 64 -1। तो इसको सॉल्व करा तो मेरे पास आया 3 × 12 36 -63। 36 -63 कितना आएगा? कैलकुलेट करो। 27. 27, बिल्कुल सही। माइनस में आएगा प्लस में आएगा? माइनस। माइनस में। सो फाइनल आंसर भाई सब लोग चेक कर लो, -27 जूल्स इज द फाइनल आंसर। Yes, sir. गुड। तो साक्षी, सुहानी, आंचल, वेद, चेक करो आपने कहाँ थोड़ी थोड़ी गलती करी है, उसको ठीक करो। बढ़ा जाए आगे? Yes, sir. चलो डन। यार देखो, हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे अब तक? मैंने आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकालना सिखा दिया। हाँ संजना, एक बार बता लेना कौन सी स्लाइड पे रुकना है। मैंने आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकालना समझा दिया। हम पढ़ रहे थे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और मैंने आपको बोला था कि भाई फोर्स दो चीजों से डिपेंड कर सकता है। पहला वाला था डिस्प्लेसमेंट, हमने वो डिस्कस कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड वाला, कि हमारा फोर्स टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम पर। तो संजना मेरे को बताओ कौन सी स्लाइड में डाउट है, मैं उस पर रुकूं? इस वाली में? नो नो सर, इसमें? नो सर, सर पीछे जो स्टार्ट किया था ना, जो डॉट वाला, तब। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं, ये वाला। ये सर, सर इसमें ना -10 कैसे है, मुझे ये नहीं पता चला।
क्योंकि 2 और -5 को मल्टीप्लाई किया इसलिए -10 आया। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो +1 और +4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो +4 आएगा। 2 और -5 को मल्टीप्लाई करूंगा -10। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो +18, क्योंकि दोनों प्लस में थे। यस सर, शायद ना साइन मैंने गलत लगा दिया था। ठीक है ठीक है। चलो, तो भैया अब अपना सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। दैट इज फोर्स डिपेंड्स अपॉन टाइम। अब देखो, ये क्वेश्चन से एग्जांपल से ही समझाता हूं तो ही आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमें एक ऑब्जेक्ट का मास गिवन है। याद रखना, इसमें मास गिवन होगा आपको, कि हमें इसमें ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 1 kg, और जो मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, वो कुछ इस हिसाब से डिस्प्लेस हो रहा है। चेक करो, क्या यहां तक कोई डाउट? कि मैंने ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 1 kg, और मैंने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट जो मेरा डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें गिवन है 1/3 t³। Yes, sir. चलो, 1 मिनट रुको प्लीज, मेरा पेन गिर गया। चलो लेट्स कंटिन्यू अगेन। तो यार अब देखो, हम इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको है ना कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके लिए। जैसे कि मेरे को बताओ, अगर मैं dx/dt करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर हम dx/dt करें तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट को ही तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के साथ। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का। ग्रेडियंट। बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी बाय टाइम कर दूं तो क्या मिलेगा? Acceleration. बहुत बढ़िया। अब याद रखो, एक्सीलरेशन के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्मूले? एक तो ये होता है कि आप डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। एक फॉर्मूला होता है कि आप dv/dt लिख दो, और एक फॉर्मूला होता है vdv/dx। इस क्वेश्चन में हमें फिलहाल बस यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बाकी पहला और तीसरा वाले फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो आप कैलकुलेट करते हैं। मेरे को भैया सबसे पहले x गिवन है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने कर दिया dx/dt। डिफरेंशिएशन याद है या भूल गए हो? याद है। याद है। पावर को बनाते हैं कोफिशिएंट, तो 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और पावर में 1 माइनस कर देते हैं। तो 3 को बनाया कोफिशिएंट, 3 को बनाया कोफिशिएंट, और पावर में कर दिया -1। तो मेरे पास आया 3/3 t²। ये कट गया, मेरे पास वेलोसिटी आ गई। यार मैंने देखा वेलोसिटी फिर टाइम पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी अगर फिर टाइम पे डिपेंड कर रही है तो हम निकाल लेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है dv/dt। तो अगर मैं t² को डिफरेंशिएट करूं तो बताओ क्या आएगा? 2 को बनाओ कोफिशिएंट और पावर में कर दो -1, तो मेरे पास एक्सीलरेशन कितनी आई? भाई क्या हुआ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? No, sir. नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, हटाओ। अब ये बताओ, डिफरेंशिएशन आता है या उसके भी पहले रूल बताऊं? सर हमें नहीं आता मेडिकल वाला। नहीं, मुझे पता है मेडिकल वाले हो, लेकिन थोड़ा जनरल होता है ना। चलो तो ऐसा बोल दो कि सर हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता। यार डिफरेंशिएशन आपको पूरा थोड़ी पढ़ना है, आपको 2-3 रूल पढ़ने होते हैं, बस 2-3 रूल में आपका पूरा काम हो जाता है। जैसे इंटीग्रेशन में हमने सिर्फ 3 रूल पढ़े, उससे ज्यादा रूल का अभी आपको कोई काम नहीं है। ऐसी अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, डिफरेंशिएशन में अभी सिर्फ आपको 2 रूल से मतलब है। रूल 1, अगर मैं x⁴n को डिफरेंशिएट करूं, याद रखना डिफरेंशिएशन में dx नीचे आता है, इंटीग्रेशन में dx कहां होता है? ऊपर, मल्टीप्लाई में। तो ये डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट का रूल कहता है कि पहले n को कोफिशिएंट बना दो, कोफिशिएंट मतलब n को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर n में एक पावर में -1 कर दो। इंटीग्रेशन का उल्टा, इंटीग्रेशन में क्या करते थे? पावर ऐड करते थे और पावर को मल्टीप्लाई करते थे। इधर क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे। इधर डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं
और पावर में एक -1 कर रहे हैं। क्या रूल 1 क्लियर है? Yes. जैसे Yes, चलो sir. समझाता हूं। सपोज मैंने कहा 3x⁴ को डिफरेंशिएट करो, तो भैया पहले पावर को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पावर में क्या कर देना है? -1। तो बताओ फाइनल आंसर क्या लिखूं? 12x 12x minus 3. 12x⁴ 12x³। रूल 1 हो गया। अब आते हैं रूल 2 पे। रूल 2 है, अगर आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा आपके पास 0। बस 2 ही रूल करने हैं, 2 रूल बस। चेक करो क्या दोनों रूल क्लियर हैं? Yes, Yes, sir. sir. डन। इधर आ जाओ। भाई मैंने कहा कि मेरे को चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है dx/dt, मतलब मेरे को 1/3t³ को डिफरेंशिएट करना है। अब बताओ कैसे करूं? पावर को क्या बनाऊं पहले? Coefficient. Coefficient. 3/3। फिर पावर में क्या कर दूं? -1. Minus फिर 1. बचेगा 2। 3 से 3 कट गया, तो आपके पास वेलोसिटी ठीक आ है। गई। यहां लिख देता हूं, आपके पास वेलोसिटी आ गई t²। चेक कर लो पहले, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. मेरे को बताओ वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है। टी कर आ रहा है रही ना टाइम पे। कर रही है। तो अब आप निकालो एसिलरेशन। एसिलरेशन होता है dv/dt, मतलब मैं t² को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। t² को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरे को बताओ अब की बार क्या लिखूं? 2t बस। raised to the power 2 क्यों आएगा? 2 में -1 करूंगा ना, तो सिर्फ 1 ही तो बचेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो अब मेरे को बताओ वेलोसिटी मिल गई आपको, आपको एसिलरेशन मिल गई। क्या यहां तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई समस्या? No, sir. No, sir. बस अब एक लास्ट स्टेप रह गया लिखना, तो पहले अब यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर एक लास्ट स्टेप और आपका आंसर आ गया। Done, sir. Done, sir. बहुत बढ़िया। चलो लास्ट स्टेप। सर रूल्स बताना एक मिनट। हाँ रवि ठीक है। अशोक और भाई मैं आज पहली बार नोटिस कर रहा हूँ कि जो बच्चे आज तक नहीं पूछते हैं वो आज पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। डन सर। डन। चलो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है भैया। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास मास क्वेश्चन में गिवन था 1, और मेरे को एक्सेलरेशन मिल गई। एक्सेलरेशन कितनी निकाली अभी हमने? 2t हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मेरे को मिल गया, फोर्स की वैल्यू है 2t। भैया डिस्प्लेसमेंट कितना था क्वेश्चन में देख के बताओ? Sir, 1/3 t वेरी cube. गुड। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो 1/3t³। तो बताओ फाइनल आंसर कितना लिख दूं? 2/3। By 2 t4. वेरी गुड, दैट्स इट। अब क्वेश्चन में आपको वो पहले से ही बोलेगा कि कितने टाइम पे वर्क डन फाइंड करना है। सपोज क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्क डन फॉर टाइम t = 2। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे 2/3 और टाइम की वैल्यू रख दोगे। टाइम की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2⁵ क्या आप 2⁵ कैलकुलेट कर लोगे? Yes, sir. बताओ कितना आएगा? ये फाइनल आंसर है। चेक करके बताएं, कोई दिक्कत हो तो पूछें। Done, sir. Done, sir. तो अगर मैं अब यही क्वेश्चन दे दूं, सेम क्वेश्चन वैल्यूज चेंज करके, तो खुद से सॉल्व हो जाएगा। Yes, Yes. sir. तो चलो भैया याद रखो, अब मैं सबके आंसर्स का वेट करूंगा, सबको आंसर देना है मैसेज में। लिखो भाई क्या लिखा है क्वेश्चन में। मैंने मास दे दिया 2 kg और मैंने कहा कि भैया डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है बस t⁵, बस इतना ही है क्वेश्चन। कैलकुलेट द वर्क डन फॉर टाइम इंटरवल t 0 से लेकर t = 1 सेकेंड तक।
मतलब अब की बार टाइम की वैल्यू क्या रखोगे आप, 1 रखोगे। 0 से लेके 1 तक का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 1 Last सेकेंड। one. तो मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, अब आप मेरे को कैलकुलेट करके सब आंसर्स दोगे। चलो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट्स का वेट करूंगा, और जिसका आंसर नहीं, जिसने आंसर नहीं दिया होगा फिर उसको पकड़ेंगे हम। भाई वेरी गुड, गुणाचल, प्रियांशी। सही या गलत वो बाद में देखेंगे, आंसर से मतलब है अभी। भाई बढ़िया, 42 पलमिंदर। भाई सिर्फ 4 बच्चों के आंसर्स आए हैं। गुड, सुहानी, नमिता, दिशा, वेद। वेद, टाइम जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है उसमें टाइम की वैल्यू रखो 1 सेकेंड, और फिर फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है, मतलब उतना कर लेना। हेमराज, अक्षित, अभिनव, कशिश, मृदुल, मुस्कान, वेटिंग फॉर आंसर्स, पल्लवी, पलक। गुड भाई, गुड। गुड, चलो भाई, मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। मेजॉरिटी बच्चों ने जो आंसर दिया है वो बता देता हूं। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है 12। तो चेक कर लेते हैं 12 आ भी रहा है या नहीं आ रहा, लेट्स सी। भाई सबसे पहले मेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट गिवन है टी क्यूब, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बताओ कितना आ रहा है, वेलोसिटी आ जाएगा 3t²। वेरी गुड हेमराज। फिर हमें निकालना है एसिलरेशन। मैंने देखा भाई वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है तो एसिलरेशन आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6t। 60. वेरी गुड, एसिलरेशन मिल गया। अब हम निकालेंगे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एसिलरेशन। मास था 2, एसिलरेशन है 60, तो मेरे पास आएगा 12t। अब मेरे को निकालना है वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है मेरे पास 12t, डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास t क्यूब, तो मेरे पास आ रहा है 12t⁴। टाइम की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 1 सेकेंड, तो यहां पे रखूंगा 12, 1 का ⁴। तो 12 इंटू 1, हमारे पास भैया फाइनल आंसर आ रहा है 12 जूल्स, जो मेजोरिटी बच्चों ने आंसर निकाला। तो भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब सब लोग बता दो, आज हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर ली। चेक करके बताओ जितना भी किया आज, क्या उसमें कोई डाउट? No, sir. नो सर। तो सबको पता ही है मैं क्या बोलता हूँ, यहां तक पूरा अच्छे से रिवाइज करके रखना। सर टाटा बाय बाय। वेरी गुड, टाटास, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय। चलो, थैंक यू Yes. सर। ओके यार, बाय बाय यार, Thank you. बाय बाय यार, बाय बाय।